उत्तराखंड बीजेपी के एमएलए यतीश्वरानंद और पुष्कर धामी दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री से मुलाकात करेंगे। कई नेता लगातार मंत्री पद के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं और इसी महीने मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसके लिए उत्तराखंड बीजेपी के एमएलए यतीश्वरानंद और पुष्कर धामी दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री से मुलाकात करेंगे और बड़ी खबर इसमें यह है कि लगातार मंत्री पद के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं कई मंत्री और इसी महीने त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी के विधायक यतीश्वरानंद और पुष्कर धामी दिल्ली पहुंचे हैं। यहां वो प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री से मुलाकात करेंगे। लगातार कई नेता मंत्री पद के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं और उसी कड़ी में बीजेपी के विधायक यतीश्वरानंद और पुष्कर धामी दिल्ली पहुंचे हैं। यहां वो प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री से मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है और विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से नोकझोंक हो सकती है। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है। विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है और आज बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष से नोकझोंक हो सकती है। बजट को लेकर अभी भी विपक्ष के आक्रामक तेवर हैं और बजट सत्र की कार्यवाही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। यहां वो कैग की रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं गैरसैंण से। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज 6वां दिन है और लगातार विपक्ष जो है सत्र की अवधि को लेकर हंगामा मचा सकता है। आज ऐसा भी आशंका जताई जा रही है कि आज भी हंगामा देखने को मिलेगा। पिछले दिनों भी हमने लगातार हंगामा ही देखा है, तो आज क्या कुछ होने वाला है, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए कौशल, 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और आज जो सबसे खास है वो है कैग की रिपोर्ट, जिसे सीएम जो है पेश करेंगे और इस पर जो है सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। इसके साथ ही विनियोग आज लाया जाएगा और इसके जितने भी जो विधेयक हैं उनको आज सदन के पटल पर रखकर पारित किया जाएगा, जिसमें खासतौर पर विश्वविद्यालय के जो विधेयक हैं उनको पास किया जाएगा। इसके साथ ही आज की जो खास बात रह सकती है वो है नियम 310 के तहत विपक्ष आज भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सदन में उठा सकता है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में विपक्ष है। और ऐसे में अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठता है और ऐसे में विपक्ष के वॉकआउट करने की संभावनाएं भी बन जाती हैं। अगर विपक्ष आज कुछ ना कुछ सहयोग अगर करता है सत्ता पक्ष का, तो आज जो है कल तक जो है ये जो विधेयक है उनको पास किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के द्वारा अगर आज हंगामा किया जाता है तो जितने विधेयक हैं उनको सदन में जो है सत्ता पक्ष पारित कर देगा। तो इस तरीके से पूरा आज देखने को मिलेगा। कैग की रिपोर्ट पर विशेष तौर पर आज देखने को मिलेगी कि कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, जिसे मुख्यमंत्री पेश करेंगे। इसके साथ ही विपक्ष जो है आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, चाहे लोकायुक्त को लेकर बात हो या फिर इससे पहले भी कांग्रेस ने जो एक स्टिंग जो है दिखाया था उस पर जांच की बात हो, तो इसको लेकर भी आज जो है विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि इसके जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं कि किस तरीके से जो है हम सदन को संचालित करना है और विपक्ष के सवालों का जवाब भी देना है। लेकिन विपक्ष का अगर वॉकआउट होता है तो एक देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बिल्कुल, तो विपक्ष अगर वॉकआउट करता है, हंगामा करता है और वॉकआउट करता है तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पास होने हैं रवि, और इसके अलावा क्या उन विधेयकों के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं जिनको आज सदन में रखा जाएगा और जिनके पास होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए विश्वविद्यालय अधिनियम जो है उनको आज पास किया जाना है। उसमें हिमालयन विश्वविद्यालय को जो अधिनियम है उसको पास किया जाना है। इसके साथ ही जो पंचायती राज से जुड़े हुए अधिनियम है उनको भी आज पास किया जाना है। तो ये सब विधेयक हैं जिनको सदन के पटल पर रखा जाना है और ये उसके बाद जो है आज पारित हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और टैलेंट के आधार पर खिलाड़ी नहीं चुने जा रहे हैं।
तो गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में करप्शन का आरोप लगाया। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने यह मुद्दा सदन में उठाया। में बड़े बड़े राजनेताओं का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का संरक्षण प्राप्त है, जिससे ये घपले हो रहे हैं। अंडर 19 में इस समय जो सिलेक्शन हुआ उसमें 84 लोगों को, सारे जिलों में जो ट्रायल हुए उसके बाद 84 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और जब उनको देहरादून बुलाया गया उनकी फिजिकल जांच के लिए, तो उसमें 18 लोगों को और जोड़ दिया गया, तो ये संख्या 102 हो गई। उसके बाद 60 लोगों को जो है फिर से उसमें से कट लिस्ट किया गया। और बाद में पता चला कि कैंप में ऐसे लोग गए जो सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया में ही नहीं थे। ऐसे लोगों को दिया गया जिनका ना तो फिजिकल टेस्ट बहुत अच्छा था, ना ही उनका स्कोर बहुत अच्छा था। उसकी समीक्षा बहुत आवश्यक है। इस नाते हम लोगों ने पक्ष विपक्ष के चश्मे से ना देखते हुए, उत्तराखंड के क्रिकेटरों का भविष्य देखते हुए, हमने उसको तत्काल सचिव स्तरीय जांच कराने का निर्देश हमने दिया है। हालांकि ये सही है कि बीसीसीआई के माध्यम से CIUE को मान्यता मिली है और वह स्वायत्त शासी संस्था है और खेल विभाग का उस पर सीधा कोई उस पर ज़्यादा अधिकार नहीं है, क्योंकि हम उस पर कोई पैसा नहीं देते हैं। गैरसैंण विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने किसानों के गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी और गन्ना भुगतान को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस का कहना है कि गन्ना मूल्य में 1 रुपए भी बढ़ोतरी नहीं हुई। 2016 में जो दाम कांग्रेस ने तय किया वही दाम आज भी है, जबकि दूसरी ओर विपक्षी विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष की जो मांगे हैं उन मांगों की सच्चाई विपक्ष के आरोपों से परे है। 4 वर्षों में 1 रुपया जो है इस सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है। और हम ये कह रहे थे कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल महंगा हो गया, मजदूरी महंगी हो गई है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली और उसके पार्ट्स हैं वो महंगे हो गए हैं, उर्वरक महंगे हो गए हैं। आप किसानों के गन्ना मूल्य में 1 रुपया की भी जो है मूल्य वृद्धि करने का काम नहीं कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, बयान दे रहे थे कि हमने राजस्थान से, हमने महाराष्ट्र से, हमने पंजाब से जो है ज़्यादा मूल्य दिया है। अरे आपने थोड़ी दिया, वो मूल्य तो 2016 में हम दे के गए। आपने तो गन्ना किसानों को 2016 में जो हम मूल्य दे रहे थे उस पर छोड़ दिया है। उन्होंने गन्ना मूल्य को लेकर विषय उठाया। पहले तो उन्होंने किसानों की मजाक बनाई कि जो किसान सम्मान निधि उसके बारे में, फिर उन्होंने कहा कि आपने जो 250 करोड़ की व्यवस्था की है उसके बारे में टिप्पणी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान सम्मान निधि जो अपने राज्य में भी 6 लाख से ज़्यादा हम किसानों को दे रहे हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। 0% पर हम जो ब्याज टोटल हम दे रहे हैं, अगर 1 साल का जोड़े एक किसान का तो 20-25 हज़ार भी होगा जो हम दे रहे हैं। यानी किसानों को अच्छा, हम जो उनकी कृषि के यंत्र हैं वो अच्छे मिले, अच्छा उनको खाद मिले। गैरसैंण कमिश्नरी में अल्मोड़ा जिले को मिलाने का विरोध हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि अल्मोड़ा काफी पुराना शहर है, बावजूद इसकी अनदेखी हो रही है। अंग्रेजों के टाइम से जो हमारी जो कमिश्नरी चल रही थी 160 साल पुरानी नैनीताल में जो कमिश्नरी चल रही थी उसको आज त्रिवेंद्र रावत सरकार, भाजपा की सरकार इसको गैरसैंण उठा के ले गई है और अल्मोड़ा को गैरसैंण के साथ जोड़ा गया। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाए जाने पर अल्मोड़ा के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। कमिश्नरी में अल्मोड़ा जिले को भी शामिल किया गया। लोगों का कहना है कि अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इस शहर का अपना इतिहास है, इसलिए सरकार का यह फैसला सही नहीं है। नगरी है, सांस्कृतिक नगरी भी है, इसलिए अल्मोड़ा को जो गैरसैंण से जोड़ा जा रहा है वो सर्वथा अनुचित है। वैसे मेरी राय में एक बात ये भी समझ में आती है कि ये राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए थी, संपूर्ण राजधानी वहीं बन जाए। जो बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें किया जा रहा है वो ना हो, शायद हो सकता है कि उसको भटकाया भी जा रहा है। गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित कर दिया गया है, मगर सरकार की घोषणा से विपक्ष सहमत नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जब गैरसैंण में सुविधाएं ही नहीं है तो फिर कमिश्नरी बनाने का फायदा ही क्या है।
गैरसैंण को कमिश्नरी का दर्जा दिए जाने की घोषणा विपक्ष के गले नहीं उतर रही है। कांग्रेस सरकार की घोषणा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में इतनी व्यवस्था है कि कमिश्नरी चल सके। कमिश्नरी घोषित करने से कोई हंसी यहाँ भराड़ीसैंण के लोगों के चेहरे पे नहीं आएगी। जिला घोषित कर देते गैरसैंण को। हर जगह मैं उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ तक सब पर ध्यान कर रही हूँ कि कमिश्नरी वहीं है जहाँ जिला भी है। उत्तर प्रदेश से लेके किसी स्थान, नैनीताल जिला है तो कमिश्नरी है, इसी तरह लखनऊ जिला है तो कमिश्नरी है, तो इसलिए जिले के साथ ही कमिश्नरी होती है। कांग्रेस इस बात पर सवाल उठा रही है कि गैरसैंण में न ही परिवहन की सुविधा है और न ही लोगों को ठहरने की व्यवस्था, फिर कमिश्नरी चलेगी कैसे? यहाँ तो आज किसी के लिए सुविधा नहीं, ना तो कमिश्नर के लिए कोई सुविधा है, न यहाँ जो वाद के लिए लोग आएंगे उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। किस तरीके से होगा? अच्छा होता मुख्यमंत्री जिले की घोषणा करते, गैरसैंण को जिला बनाते, लोगों के काम एसडीएम या डीएम से पढ़ते। कमिश्नरी में तो कभी कभी जो एसडीएम के यहाँ से उनकी बात पूरे नहीं होते, उनको पूरा करने के लिए कमिश्नरी में आया जाता। साथ ही सवाल इस बात पर भी है कि कमिश्नरी चलाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? लोग लुभावनी बात करने के मास्टर हैं ये सरकार। आप ये समझिएगा कि ज़िला बनाना ज़रूरी था या कमिश्नरी बनाना ज़रूरी था। कमिश्नरी की आम व्यक्ति को क्या ज़रूरत पड़ती है? अगर आप अल्मोड़ा को, यहाँ का अल्मोड़ा का कमिश्नर गैरसैंण बिठाएंगे, क्या करने आएगा वो यहाँ पर? कमिश्नरी में क्या कौन आता है? जिसके मुकदमे होते हैं, सामान्य व्यक्ति तो वो आएगा। जिसको एसडीएम के कोर्ट में कोई उसका राजस्व का मुकदमा चल रहा हो, वो हार जाएगा तो उसकी अपील कमिश्नर की होगी। कहाँ करेगा? यहाँ किस जगह है व्यवस्था? हालांकि सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि कमिश्नरी बनने से गैरसैंण का विकास होगा। आप इसको इस भवन से मत जोड़िए, ये तो हमारी विधानसभा। जब इस राजधानी का क्षेत्र तैयार होगा, अभी रीजन तैयार होगा, वो कितने दूर में बनता है उसका सारा प्लानिंग होगा, वही हम कह रहे हैं। तो वो उसके अंदर यहाँ यूनिवर्सिटी आएगी, मेडिकल कॉलेज आएगा, यहाँ स्कूल आएंगे, यहाँ अन्य चीज आएंगी, तो सब एक प्लान डेवलपमेंट होगा। गैरसैंण ऐसा मुद्दा रहा है जिसके बहाने राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाते आए हैं। गैरसैंण राज्य आंदोलनकारियों की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे किसी न किसी बहाने भुनाने की कोशिश होती रही है। एबीपी गंगा के लिए गैरसैंण से रवि कैथुरा की रिपोर्ट। बात कर लेते हैं हरिद्वार महाकुंभ की। तो बड़ी खबर हरिद्वार से, पहले शाही स्नान की तैयारियों में मेला प्रशासन जुट गया है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर पहला शाही स्नान है और मेला प्रशासन सभी व्यवस्थाएं करने में जुट गया है। 7 मार्च तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मेला अधिकारी ने ये निर्देश दिए हैं। तो 11 मार्च को पहला शाही स्नान है और हरिद्वार कुंभ के काम अभी भी अधूरे हैं। 15 फरवरी के बाद 28 फरवरी कर दी गई थी कुंभ के अस्थायी काम पूरा करने की डेडलाइन, लेकिन कुछ काम अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने भी मेला प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा कुंभ के कामों की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए एक टीम 14 मार्च को कुंभ के कामों का निरीक्षण करेगी। तो कुंभ के काम कब तक पूरे होंगे, अब यह सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है। पहले 15 फरवरी थी कुंभ के काम पूरा करने की डेडलाइन, फिर उसको बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो अस्थायी काम है उसमें कुछ ऐसे काम हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं। कई जगह जो द्वार है उनका निर्माण अभी भी चल रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने भी स्पष्टीकरण मांगा है मेला प्रशासन से। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं पंकज राणा का। हमारे संवाददाता पंकज राणा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, पहले 15 फरवरी फिर 28 फरवरी, डेडलाइन तो लगातार बढ़ी कुंभ के काम पूरा करने की, लेकिन अभी तक कुंभ के काम पूरे नहीं हो पाए और 11 मार्च को पहला शाही स्नान है। ऐसे में हाईकोर्ट ने जो स्पष्टीकरण मांगा है मेला प्रशासन से, तो क्या जवाब देगा मेला प्रशासन हाईकोर्ट में? बिल्कुल अवधेश, देखिए ये सवाल बना हुआ है कि क्योंकि हाई कोर्ट शुरुआत से ही कुंभ के कामों को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन से स्पष्टीकरण मांग रहा है और फटकार भी लगा रहा है, लेकिन जैसे ही सरकार की ओर से ये तय हुआ कि कुंभ की जो अवधि होगी वो 1 महीने की होगी, 1 अप्रैल से कुंभ शुरू होगा, तो उसके बाद कामों की गति भी धीरे हो गई थी। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो आलाधिकारी है वो निरीक्षण करते रहे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे काम है जो आधे अधूरे पड़े हुए, पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि कुंभ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एक
एक स्थायी तौर पर शौचालय, बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था। अभी भी इन तमाम चीज़ों की काम अभी चल रहे हैं, उनको पूरा नहीं किया है। हालांकि 28 तारीख तक इनको पूरा करने की मियाद थी कि उनको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कई जगह काम चल रहे हैं। कई घाटों पर अभी टाइल्स के काम चल रहे हैं, उन पर टाइल्स लगाए जा रहे हैं। सती घाट है हरिद्वार में, कनखल में, उसमें अभी कई ऐसे काम है जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, उन पे अभी काम जारी है। अब ऐसे में हाईकोर्ट ने भी टीम बनाने की भी बात की है। हाँ, जी सदस्य कमेटी गठित कर दी है। जी पंकज, आप अपनी बात पूरी कीजिए। 3 सदस्य कमेटी, देखिए अब इसमें अब 3 सदस्य कमेटी हाईकोर्ट ने इसमें गठित की है, जिसमें हरिद्वार के जज होंगे और उनके साथ साथ ही कुछ अधिवक्ताओं को इसमें रखा गया है। वो गुणवत्ता की जांच करेगी और उसकी पूरी वीडियोग्राफी बनाई जाएगी, फोटोग्राफ होंगे और उनको कोर्ट में शामिल किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यदि गुणवत्ता में कुछ खामी पाई गई और गुणवत्ता अगर ठीक नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इस पर कोर्ट कोई बड़े निर्देश भी दे सकता है। फिलहाल अभी ये कह सकते हैं 14 मार्च को जो टीम आएगी वो निरीक्षण करेगी, उसमें मेला अधिकारी के साथ तमाम आला अधिकारी भी रहेंगे और निरीक्षण के दौरान सभी चीजों की वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी के दौरान अगर उसमें गुणवत्ता में किसी भी तरह की खामी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट इसका संज्ञान लेगा और आगे कुछ बड़े निर्देश भी दे सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज, आपने काफी अहम जानकारियां साझा की हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी आज। हाथ से ऑटो रिक्शा खींचकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। हरीश रावत के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा और सिर पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस भवन से गांधी पार्क तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। हाथ से ऑटो रिक्शा खींचा जाएगा, इसके अलावा सिर पर एलपीजी का सिलेंडर रखा जाएगा और इस तरह से कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं इसको ये प्रदर्शन करेंगे। महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और आज फिर 12:30 बजे एक प्रदर्शन रखा गया है। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ रूपरेखा है इसकी? जी कौशल, देखिए आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिलेगा और आज बढ़ती महंगाई, जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर आज उनका विरोध प्रदर्शन होगा। 12:30 बजे वो कांग्रेस भवन से निकलकर और ऑटो रिक्शे को अपने हाथों से खींचकर एक विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे। तो 12:30 बजे का कार्यक्रम है और तमाम दिग्गज नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो एक विरोध जताने का एक अनोखा एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। हरीश रावत अपने हाथों से ऑटो रिक्शा को खींचकर गांधी पार्क तक ले जाएंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा विनोद। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हरीश रावत लगातार अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर वो हाथ से ऑटो रिक्शा खींचकर महंगाई का विरोध जताएंगे और 12:30 बजे प्रदर्शन है। बात कर लेते हैं हरिद्वार महाकुंभ की। हरिद्वार में लगातार पेशवाइयों का दौर जारी है। कल आनंद अखाड़ा और आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकली। इस दौरान हाथी, ऊंट, घोड़े की शाही सवारी रमता पंचों का आकर्षण का केंद्र रही। हरिद्वार महाकुंभ में अब हर दिन आस्था के रंग घुल रहे हैं। कुंभ नगरी भगवा रंग में रंग चुकी है। हर तरफ सिर्फ संत नजर आ रहे हैं। आनंद अखाड़े की पेशवाई शहर भर में धूमधाम से निकली। एसएमजेएन कॉलेज से पेशवाई की शुरुआत हुई। पेशवाई के दौरान आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी शाही रथ पर सवार होकर सबसे आगे चल रहे थे। सबसे पहले आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज को शाही रथ के जरिए अखाड़े में ले जाया जा रहा है। ये एक हमारे सनातन धर्म की परंपरा होती है और यही साधु संत होते हैं जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा को सुरक्षित रखते हैं और तमाम जो इनके अनुयायी हैं वो रथ के आगे आगे पैदल चल रहे हैं और सबसे शाही रथ होता है ये। और जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं उनको सबसे आगे रखा जाता है। इनके पीछे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो नरेंद्र गिरी महाराज है वो मौजूद हैं। बालकानंद गिरी के शाही रथ के पीछे आनंद अखाड़े के कई महामंडलेश्वर चल रहे थे। कुंभ हरिद्वार का शुभारंभ हो गया है और ये पंचायती श्री आनंद अखाड़े की पेशवाई चल रही है। तो मैं समस्त भारतवासियों से ये कहूँगा कि सभी लोग कोविड का पालन करते हुए हरिद्वार कुंभ में आए और अगर अपने दैविक भौतिक जो उनके ताप हैं उन्हें नष्ट करें और समस्त भारत के साधु संतों का दर्शन करें। पेशवाई में हाथी, ऊंट, घोड़े की शाही सवारी के साथ रमता पंचों को अखाड़े में लाया गया। ये रमता पंच अखाड़ों में पहुंचकर शिव की भक्ति में लीन हो जाएंगे।
सबसे आगे नांगे जो बाबा होते हैं, नांगे बाबा, उनको वो एक अपने रंग में रंग कर, बाबा की इस भक्ति में रंग कर आगे चल रहे हैं। और इसी तरह से तमाम जो संत हैं वो अब कुंभ नगरी हरिद्वार में पहुंच चुके हैं और ये कुंभ का पहला नज़ारा है। अब ये कह सकते हैं कि हरिद्वार में पूरी तरह से कुंभ नजर आने लगा है और आने वाले दिनों में इसी तरह के रंग और भी बेहतर तरीके से नजर आएंगे। महाकुंभ के शाही स्नान से पहले सभी अखाड़ों के रमता पंच देश के अलग अलग हिस्सों से मेला क्षेत्र में एंट्री करते हैं। ये पेशवाई के जरिए अखाड़ों तक पहुंचते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी उसी तरह से निभाया जा रहा है। अखाड़ों के संत घोड़े, रथ, हाथियों पर बैठकर गाजे बाजे के साथ जुलूस में शामिल हुए। जगह जगह इनका स्वागत किया गया। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट।